नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे लगे होंगे। जैसे कि अभी आप लोग जानते ही हैं कि 10th का एग्ज़ाम में और ज़्यादा दिन है नहीं, फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो और 1 से डेढ़ महीना बचे हुए हैं। तो आपको इस 1 से डेढ़ महीना में वो सारे जो हैं क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो सारे रिवाइज़ कर लेने हैं। तो जैसे कि आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके होंगे भारत में राष्ट्रवाद, या आप नहीं भी पढ़े हैं, तो आज मैं जो आप लोग को ये कम समय में 4 से 5 मिनट में इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो पढ़े हैं उनके लिए ये रिवाइज़ हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे बहुत मतलब जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसके 20 to 30% क्वेश्चन इसी चैप्टर से होते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये नागपुर 1920, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले का दौरा किया था। वहाँ पर अंग्रेज जो थे वो 3 कठिया पद्धति को लागू करके रखे थे, जिसमें वो ये किसानों का शोषण कर रहे थे। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो कर वसूल रहे थे, जिस कारण वहाँ पर जो किसान थे वो अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान थे। तो गांधी जी वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद 1917 में वहाँ सत्याग्रह किए और गांधी जी और किसानों की इसमें जीत हुई और अंग्रेज जो थे उनको पीछे हटना पड़ा और 3 कठिया पद्धति को बंद करवाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, तो उनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे वो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल चुकी थी, इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और भारत के अलग अलग जगहों में, जैसे असम हुआ जो थोड़े दूर थे, मध्य भारत से जुड़े हुए नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहा जाता है, तो उस इलाके में भी जो है असहयोग आंदोलन धीरे धीरे फैल गया था। सभी को ये पता था, महात्मा गांधी के ऊपर भरोसा था। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो उन पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि वे अब सोचने लगे कि अब भारत आज़ाद होने वाला है और वे बगानों को छोड़कर अपने घर की ओर चल दिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चल दिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये बरदौली आंदोलन, जो किसान आंदोलन था बरदौली का, उसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ये जो आए थे ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उनके बारे में सुझाव देने आए थे। और इसका भारत में काफ़ी विरोध भी हुआ। जो साइमन आए थे अपना ये कमीशन लेके कि यहाँ पर आके हम लोग संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में सुझाव देंगे कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए। तो लोगों ने इनका काफ़ी जोर विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। स्वराज पार्टी से, तो स्वराज पार्टी से कौन जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ देखिए, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1919 में, और तुर्की में जो है खलीफा यानी कि सम्राट और धर्मगुरु, जिनको मुसलमान अपना धर्मगुरु भी मानते थे, खलीफा, उनको खलीफा भी कहा जाता है, वो तुर्की के सम्राट थे। और दूसरे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जब
तुर्की के साथ लड़ने गया तो अंग्रेज़ तुर्की को हरा दिए और उनको एक संधि करने के लिए कहा, जिसमें जो खलीफा थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। और इसी कारण जो बाकी पूरे विश्व में जो मुसलमान थे अन्य देशों में, वो इसका विरोध करने लगे। और इसी समय जो है भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ मुसलमानों का, जिसमें हिंदू भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उससे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये हुआ था 1919 तुर्की। चलिए, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, चौरी चौरा के हिंसात्मक तो चौरी चौरा जो हिंसात्मक घटना हुई थी, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में ही जला दिया गया था, उसके बाद जो गांधी जी थे वो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति, है ना, ये किस समिति का गठन किया गया था? तो ये समिति था हंटर समिति। ठीक है, जिसमें लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको हंटर समिति कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था? तो ये दांडी यात्रा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो दांडी यात्रा को ख़त्म करने के बाद से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो ये एक्ट था रॉलेट एक्ट। इसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? दांडी यात्रा किए महात्मा गांधी ने अपने कई सहयोगियों के साथ, और फिर जो दांडी गुजरात में जो जगह है वहाँ जाके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो ये कब तोड़े थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का था, वहाँ पर इसे स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो ये एक्ट था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसका एक्ट यानी कि इस कानून के तहत कि बगैर इजाज़त बागानों से जो मजदूर हैं वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था, लेकिन ये गोलमोल सा ऐलान था जिसको लागू नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया? ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, आप सब जानते हैं। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था वो क्या था? महात्मा गांधी का नारा क्या था? करो या मरो का नारा था। ठीक है, तो इस तरह सभी का नारा आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया बाल गंगाधर तिलक का, हो सकता है अगले बार में आपको सुभाष चंद्र बोस का देखने को मिल जाए या महात्मा गांधी का पूछ ले। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो जैसे कि सबको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। चलिए लास्ट नारा देखिए गांधी जी का है, जैसे अभी आप लोग को बताए थे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो चलिए देखिए हमारे सारे ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम लोग आगे वाले चैप्टर का भी बहुत जल्द वीडियो डालेंगे, तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।